So welcome candidates. I am Inderpreet Singh, All India Rank 5 in Serious IMA. Welcomes you to our YouTube channel We Together. तो दिस वीडियो इज़ फॉर ज्योग्राफी क्लास 2। इस वीडियो में हम जानेंगे अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस के ऊपर, ठीक है। फिर उसके अलावा हम इसमें जानेंगे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के ऊपर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये जो स्लाइड है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो आप रिवीजन के समय यहीं से रिवाइज़ कर सकते हैं। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रखा है इतना ही है जो इसमें मेन है, आपको इसी चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करना है। तो ये पढ़ते हैं। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ लार्जली प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नॉर्मल इंग्लिश है, वो बोल रहा है कि जैसे जो अर्थ है उसका जो सरफेस कैसे बन रहा है, जो उसके इंटीरियर में प्रोसेसेस चल रहे हैं उससे बन रहा है। एक्सोजेनिक एज वेल एज एंडोजेनिक प्रोसेसेस आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। ये दो तरह के प्रोसेस है, एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक, जो इस लैंडफॉर्म को, जो हमारा सरफेस रहता है, उसको शेप देते हैं। ये एक स्टैटिक पोर्शन है कि रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, 6370 किलोमीटर। हम रेडियस को 6400 किलोमीटर भी लेते हैं इन न्यूमेरिकल्स, और 64 फिर ये मीटर्स में भी लिख रखी है इसकी वैल्यू, ठीक है। सो आगे चलते हैं। कुछ स्टैटिक के पार्ट है, ये भी एक स्टैटिक का पार्ट है। साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर आर वर्किंग ऑन 2 मेजर प्रोजेक्ट सच एज डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये पहला प्रोजेक्ट है, एंड सेकंड इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो मेन याद रखने वाली बात है वो ये है स्टैटिक में, द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन आर्कटिक ओशन हैज़ सो फार रीच्ड अ डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर। सो जो हमारी अभी तक डीपेस्ट ड्रिल है जो हमने करी है मैन मेड, वो आर्कटिक ओशन में है एट कोला, डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर। सो आगे चलते हैं। इसमें हमें ये बता रहा है कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हर जगह सेम नहीं है, अर्थ में ये वेरी करती रहती है। फिर वो कह रहा है कि ये ग्रेटर है एट पोल्स के पास ये ज़्यादा है, एंड लेस है इक्वेटर। दिस इज़ बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर दैन एट पोल्स। वो कह रहा है, जैसे ये यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम को देखो, जैसे ये है सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से जो पोल्स हैं, पोल्स हमारे पास में है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर दूर है। सो जिस कारण से जी की वैल्यू जो है वो पोल्स पे ज़्यादा है और इक्वेटर में जी की वैल्यू कम है, इस कारण से, ठीक है। याद रखना है कि जी की वैल्यू जो है हमारी स्मॉल जी की वैल्यू, ये पोल्स पर ज़्यादा होती है बिकॉज वो सेंटर के, अर्थ के सेंटर के पास है। अब ये चीज़ है कि ये हमें हेल्प कैसे करते हैं, जो ये वैल्यू में डिफरेंसेस आते हैं ये हमारी कैसे हेल्प करते हैं, वो इसमें लिख रखा है। द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी अदर फैक्टर्स। These readings differ from expected values. Such a difference is called gravity anomaly. जो ये डिफरेंस आता है कि पोल्स में ज़्यादा है, इक्वेटर में कम है, फिर हर जगह पे सेम नहीं रहती, उस डिफरेंस को, उस जी की वैल्यू को, डिफरेंस को हम बोलते हैं ग्रेविटी एनोमली। ये जो ग्रेविटी एनोमली है गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ये जो डिफरेंसेस आते हैं इससे हमें हमारी क्रस्ट के बारे में, अर्थ की क्रस्ट के बारे में, अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने में हेल्प मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ लेयर्ड इंटीरियर। तो सिस्मिक अर्थक्वेक जब आता है वो सिस्मिक वेव्स के कारण आता है, एंड उस सिस्मिक वेव्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उससे हमें हमारे इंटीरियर के बारे में जानने को मिलता है। अभी हम यहाँ से अर्थक्वेक एंड उसकी वेव्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अर्थक्वेक आता कैसे है। तो नॉर्मली हमें पता है कि अर्थक्वेक आता है कि दो बड़े रॉक्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़े रहते हैं, जब ये स्लाइटली एक दूसरे से अलग हिलते हैं या थोड़ी मूवमेंट करते हैं तो एनर्जी निकलती है, फॉल्ट उसको नाम दिया जाता है जहाँ से एनर्जी निकलती है, एंड उस एनर्जी के कारण वेव्स निकलती हैं, एंड उस वेव्स के कारण हमारा ट्रेमर आता है और हमारी अर्थ शेक करती है। उसे आप रीड कर सकते हो, नथिंग नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो ये दो टर्म्स है, हाइपोसेंटर एंड एपीसेंटर, इनके बारे में जानते हैं। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज़ रिलीज्ड इज़ कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, अल्टरनेटिवली इट इज़ कॉल्ड द हाइपोसेंटर। जैसे हाइपोसेंटर हमारा अर्थ के बीच में होता है, जैसे ये बना रखा है मैंने कि यहाँ पे जो है
वो एनर्जी निकली है, वो एनर्जी जिससे अर्थक्वेक आएगा, इसको हम बोलते हैं फोकस। कि जहाँ से एनर्जी निकली है, जहाँ से अर्थक्वेक की शुरुआत हुई, उसको हम बोलते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर। फिर एपिसेंटर होता है कि वो जो एनर्जी निकली वो सरफेस पे जहाँ पे स्पॉट हुई सबसे पहले, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं। द एनर्जी वेव्स ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस रीच द सरफेस। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस, द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। ठीक है, इट इज़ फर्स्ट वन। हाँ, यहाँ पे क्या, फर्स्ट वन जो एक्सपीरियंस द वेव्स। एपिसेंटर होता है जहाँ पे सबसे पहले वेव्स सरफेस पे स्पॉट हुई, वो हमारा एपिसेंटर कहलाता है, सरफेस के ऊपर। इट इज़ द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस, ये फोकस के जस्ट अबव रहता है। ठीक है, आपके लिए है कि आई ऑफ द अर्थक्वेक किसे बोला जाता है, इन दोनों में से किसे आई ऑफ द अर्थक्वेक बोला जाता है, आप उसको कमेंट करो। आगे जानते हैं। फिर अभी यहाँ से हम पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, सो ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन लिथोस्फीयर, स्टैटिक पार्ट। लिथोस्फीयर रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ डेप्थ ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे अगर यहाँ पे ये सरफेस अर्थ का है तो यहाँ से 200 किलोमीटर तक हम लिथोस्फीयर को ही एग्जिस्टेंस मानते हैं कि लिथोस्फीयर में ही आ रहा है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द वेव्स रीचिंग द सरफेस। जब हमारी अर्थक्वेक की वेव्स जो हैं हाइपोसेंटर से निकलते हुए एपिसेंटर तक आती हैं, उसको जो एक तरह से डिटेक्ट करता है, या तो वो डिटेक्शन कौन करता है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये एक चार्ट बनाया है अर्थक्वेक वेव्स के ऊपर। अर्थक्वेक वेव्स मेनली दो तरह की है, फर्स्ट बॉडी वेव्स, सेकंड सरफेस वेव्स। सबसे पहले बॉडी वेव्स के बारे में जानते हैं। बॉडी वेव्स हमारी है जो एट फोकस मतलब हाइपोसेंटर से निकलती हैं। जैसे ये अर्थ है, यहाँ से एनर्जी निकलनी शुरू हुई तो यहाँ से वेव्स निकलेंगी, चारों तरफ हर डायरेक्शन में निकलती हैं ये वेव्स। जो यहाँ से निकलेंगी उसको हम बॉडी वेव्स बोलते हैं। ठीक है, सो मूव्स इन ऑल डायरेक्शन, ये वेव्स हर डायरेक्शन में मूव करती हैं। फिर फर्दर इन बॉडी वेव्स को दो वेव्स में डिवाइड किया है, पी वेव्स एंड एस वेव्स। प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स कह सकते हैं। सो हमारी प्राइमरी जो वेव्स है वो फास्टर हैं, सबसे पहले सरफेस पे रीच होती हैं, एंड ये गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों में से पास कर लेती हैं, एंड ये लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आ रखा है कि कौन सी वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है, तो वो हमारी पी वेव होती है। सेकंड बॉडी वेव की जो टाइप है वो है एस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स बोल सकते हैं। ये एस फॉर स्लोअर है, इनकी स्पीड थोड़ी स्लो रहती है, इसलिए थोड़ा लेट स्पॉट होती है सरफेस पे ऑब्वियसली। ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल से पास करती है। ठीक है, ये ट्रांसवर्स इन नेचर है। देखो जैसे ये अर्थ है, यहाँ से आपका वेव्स निकलनी शुरू हुई तो सबसे पहले जो वेव्स निकलती हैं वो आपकी पी वेव्स होती हैं। पी वेव्स आगे चल के सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स को भी ईजाद करती है, मतलब उनकी डेवलपमेंट होती है। फिर जब ये दोनों वेव सरफेस पे पहुंचती है तो यहाँ पे आके ये बनाती हैं सरफेस वेव्स। अब जानते हैं सरफेस वेव के बारे में। सरफेस वेव लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ, बिकॉज ये सबसे लास्ट में बनी तो सबसे लास्ट में रिपोर्ट होंगी और सरफेस में आके बनी है। सबसे पहले जो रिपोर्ट होती है वो पी वेव रिपोर्ट होती है, उसके बाद एस वेव एंड उसके बाद आपकी सरफेस वेव। ठीक है, ये सीक्वेंस चलता है फॉर द रिपोर्ट ऑन सिस्मोग्राफ। ये है व्हेन बॉडी वेव रिचेज सरफेस, जब हमारी पी वेव एस वेव सरफेस पे पहुंच जाती है वो सरफेस वेव को चलाती है, मतलब वो बनाती है, ऐसे कह सकते हैं। मूव अलोंग द सरफेस, ये सरफेस के अलोंग मूव करती है, एंड ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है। जो हमारी अगर क्वेश्चन आता है विच वेव इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, तो वो हमारी सरफेस वेव है। कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स, बिकॉज इसकी वजह से रॉक्स में डिस्प्लेसमेंट आती है। ग्राफ समझ लिया, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ द वेव है वो चेंज होती है थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटीज़। जो हमारी वेलोसिटी है वेव्स की वो डिपेंड करती है डेंसिटीज़ के ऊपर। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा डेंसर मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। देयर डायरेक्शन आल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग फ्रॉम मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटीज़। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रख सकते हैं कि जो हमारी अर्थक्वेक वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट करती हैं जब भी उनके सामने डिफरेंट डेंसिटीज़ के मटेरियल आते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे।
क्योंकि वो क्वेश्चन आते हैं ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, तो उसमें ऐसा पूछ सकता है कि वो लिख देगा कि डायरेक्शन जो अर्थक्वेक वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट नहीं करती हैं। तो हमें पता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट और रिफ्रैक्ट करती हैं व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट डेंसिटीज़ मटीरियल। तो ये बता रखा है कि किस तरह से ये रिपोर्ट होती हैं सिस्मोग्राफ के ऊपर। सबसे पहले पी वेव्स आती है, फिर एस वेव्स एंड देन सरफेस वेव। सरफेस वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है सबसे, बिकॉज दे आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, दैट्स वाई दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव। सो ये वही चीज़ें लिख रखी हैं जो हमने पढ़ लिया उस ग्राफ के अंदर। आप खुद से एक बार रीड कर सकते हो, बाकी ग्राफ में पूरा कवर कर दिया है। ये मेन पढ़ने वाली है, ये भी प्रॉपर्टीज़ याद रखने वाली हैं। पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, कि जो हमारी पी वेव की डायरेक्शन होती हैं उससे पैरेलल ही इसके पार्टिकल्स जो अलोंग इसके मूव कर रहे हैं वो इसके पैरेलल चलते हैं, ठीक है। दिस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंस इन मटेरियल्स लीडिंग टू स्ट्रेचिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ द मटेरियल। जो हमारी पी वेव है वो अगर इस डायरेक्शन में मूव करिए तो उसके अलोंग जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके पैरेलल मूव करते हैं। एंड वो बोल रहे हैं इस वजह से क्या होता है, जो मटेरियल भी इसके कॉन्टैक्ट में आता है उसमें चेंज आता है, डेंसिटी डिफरेंसेस आते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ द मटेरियल। ये भी याद रखना। सेकंड पढ़ते हैं ये कि डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द एस वेव्स आर परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। एस वेव्स में वो परपेंडिकुलर चलते हैं जिसकी वजह से दे क्रिएट ट्रफ्स एंड क्रस्ट इन द मटेरियल्स थ्रू विच दे पास। जैसे एस वेव पास हो रही है तो इसमें ये इस तरह से चलते हैं, परपेंडिकुलर में इसके चलते हैं पार्टिकल्स, पैरेलल नहीं रहते। उस वजह से क्या होता है, ये क्रिएट करता है ट्रफ्स एंड क्रस्ट। जैसे हमने पढ़ा ये कि ये जो है ट्रांसवर्स वेव है तो ये ट्रफ्स एंड क्रस्ट बनाती है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये डेंसिटी में डिफरेंसेस लेके आती है। इस तरह से आप याद रखोगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरफेस वेव आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव्स। सो ये भी याद रखेंगे कि क्वेश्चन सीधा सीधा भी आ सकता है कौन सी वेव मोस्ट डैमेजिंग है, तो वो हमारी सरफेस वेव्स होती है। अभी शैडो जोन क्या होता है, शैडो जोन आसान भाषा में समझें तो जहाँ पे वेव्स का प्रभाव नहीं दिखा, जहाँ पे वेव्स डिटेक्ट नहीं हुई उसको हम शैडो जोन बोलते हैं। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं ये डेफिनेशन। फिर यहाँ पे वो कह रहा है कि जैसे मान लो ये अर्थ है, यहाँ पे आपका एपी सेंटर आया, एपी सेंटर से 105 डिग्री तक दोनों तरफ 105 तक पी वेव्स एंड एस वेव्स दोनों रिपोर्ट होती हैं। देन फ्रॉम 105 से लेके 145 तक 145 तक दोनों ही रिपोर्ट नहीं होती हैं। देन 145 के बाद सिर्फ आपकी पी वेव रिपोर्ट होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि शैडो जोन जो है एस वेव का ज़्यादा है, बिकॉज एस वेव जो है 105 के बाद तो दिखी नहीं हमें, वो 105 डिग्री तक दिखी थी, उसके बाद डिटेक्ट नहीं हुई। पी वेव का शैडो जोन कम है बिकॉज वो 145 के बाद भी दिखता है, ठीक है। जो पी वेव का शैडो जोन है वो सिर्फ 105 से लेके 145 तक है, एंड एस वेव का शैडो जोन 105 से लेके आगे सारा है। यही चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं, ये आप रीड कर सकते हो, समझाने वाली बात समझा दी गई है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शैडो जोन ऑफ एस वेव इज़ मच लार्जर देन पी वेव्स, बिकॉज एस वेव हमें 105 डिग्री के बाद दिखी नहीं, और जबकि पी वेव्स हमें 145 के बाद स्पॉट हुई है। आगे चलते हैं, पहले ग्राफ समझ लेते हैं फिर पीछे आएंगे। ये देखो यहाँ पे पी वेव एपी सेंटर मान लो इसे, ठीक है। फिर एपी सेंटर से 105 डिग्री तक आपकी पी वेव दिखी है। फिर 105 से लेके 145 तक पी वेव का शैडो जोन था, ये भी शैडो जोन, ये पी वेव का शैडो जोन। फिर 145 के बाद फिर से पी वेव दिखी है। तो इससे हमें पता लगता है पी वेव का शैडो जोन जो है वो 105 से लेके 145 तक है, ठीक है। उस तरह से अगर एस वेव का देखें तो एस वेव सिर्फ हमें यहाँ तक दिखी है 105 तक, 105 के बाद एस वेव का सारा शैडो जोन है। तो अगर एस वेव की शैडो जोन की बात करें तो उसका आएगा बियॉन्ड 105 डिग्री एस वेव का शैडो जोन है, बिकॉज 105 डिग्री के बाद हमें एस वेव देखने को नहीं मिलती है जहाँ पे उसका एपी सेंटर हो, वहाँ से 105 डिग्री के बाद, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक कितना है, ये भी हमें याद रखना है कि कई बार एफ का जैसा एग्जाम पूछ लेता है कि एफ का अर्थक्वेक को ब्रॉडली कितनी कैटेगरीज में बांटा जाता है, तो वो 5 कैटेगरीज में बांटा जाता है।
सबसे पहला है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, फिर उसके बाद है हमारा वोल्केनिक अर्थक्वेक। ठीक है, देखो ये चीज़ें याद करने वाली नहीं है, इससे जल्दी स्किप करते जा रहा हूँ, बस आपको टाइप्स याद रखने हैं मोटे मोटे। फिर उसके बाद कोलैप्स अर्थक्वेक, मतलब ये वो अर्थक्वेक होते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक जो मतलब खुद को अंदर धरती में घिसा लेते हैं, वो वाले माइंस कोलैप्स होगी वो सब चीज़ें। फिर ग्राउंड शेकिंग एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, जब हम कुछ न्यूक्लियर डिवाइस चेक करते हैं या जैसे कोई मिसाइल वगैरह चेक करेंगे तो उससे जो एक्सप्लोजन से ट्रेमर आएगा उस ट्रेमर को हम एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसमें है हमारा रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ये लार्ज रिजर्वियर जो होते हैं ओशंस उनके ऊपर आते हैं। ठीक है, फिर मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक ब्रॉडली दो तरह के स्केल पे किया जाता है, मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। मैग्नीट्यूड स्केल जो है उसे रिक्टर स्केल भी किया जाता है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड रिलेट्स द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक। मैग्नीट्यूड हमें बताता है किस लेवल तक की एनर्जी जो है रिलीज़ हुई है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, और इसका स्केल होता है 0 to 10। तो एक बार देख लेते हैं मैग्नीट्यूड, इसमें सबसे पहले याद रखना है रिक्टर स्केल, सेकंड आपको याद रखना है इसका जो वो है रेंज है वो 0 to 10 है। सेकंड है इंटेंसिटी स्केल, ये इसको नाम दिया था मर्सेली, एन इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट, मर्सेली के आफ्टर नाम दिया था इसके इंटेंसिटी स्केल को हम क्या बोलते हैं, मर्सेली स्केल बोल सकते हैं। द इंटेंसिटी स्केल टेक्स इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट। ये बताता है कि विजिबल में कितना डैमेज, ये इसने तो बता दिया कि मैग्नीट्यूड क्या था, उसकी एनर्जी का क्या लेवल था, उसकी मैग्नीट्यूड किस लेवल का था। हमें जो मर्सेली स्केल है या इंटेंसिटी स्केल है वो बताता है कि डैमेज किस हद तक दिया है इसने, सरफेस पे आने के बाद किस हद तक का डैमेज दिया है। इसका जो स्केल है वो 1 to 2 है। तो उसके बाद हम इंटेंसिटी में याद रखेंगे, पहला कि ये मर्सेली स्केल बोला जाता है इसे, सेकंड ये बताता है हमें डैमेज कितना हुआ है, डैमेज, थर्ड ये इसकी रेंज है 1 से 12। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट याद रख सकते हैं कि ये हमें उसकी एनर्जी के बारे में बताता है कि एनर्जी कितनी निकली है। तो ये चीज़ें हम याद रख सकते हैं। फिर ये चीज़ें हैं कि जो अर्थक्वेक से होती हैं, आप पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे बताया हुआ है कि अर्थक्वेक से सुनामी कैसे आती है। तो अर्थक्वेक से सुनामी तभी आती है जब एपी सेंटर हमारा ओशन के ऊपर हो, जैसे ये अर्थ है, यहाँ से हाइपोसेंटर से एनर्जी निकली, तो जो एपी सेंटर आया वो ओशन के ऊपर आया, तब सुनामी के चांसेस होते हैं। तब भी कब होते हैं, जब रिक्टर स्केल जो हमें मैग्नीट्यूड बताता है एनर्जी का वो 5 से ज़्यादा रीडिंग शो करे। इसकी रीडिंग होती है 0 to 10। जब वो 5 या 5 से ज़्यादा शो करेगा तब सुनामी आने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट कंडीशन कि 5 से ज़्यादा हो, सेकंड कंडीशन हमारा एपी सेंटर जो है वो ओशन के बेस में हो। ठीक है, जो एपी सेंटर के ऊपर हमारा ओशन हो, ऐसे कैसे। ठीक है, तो ये थी नॉर्मल चीज़ें जो याद रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में। जो हमारा क्रस्ट है वो मेड अप ऑफ रॉक्स होता है। रॉक्स कौन से, बसाल्ट रॉक्स। ठीक है, इसकी डेंसिटी जो बता रखी है वो ये है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मीन बता रखी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके बारे में देखते हैं। ये आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ है हमारा। इस तरह से सीक्वेंस चलता है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सबसे पहले हमारा क्रस्ट आता है, फिर हमारा मेंटल एंड देन कोर। तो अभी हम क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ है। इट इज़ ब्रिटल इन नेचर। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज। थिकनेस ऑफ क्रस्ट थोड़ी वेरी करती है। ओशनिक क्रस्ट थोड़ी थिनर है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि ओशन में ऊपर तो पानी है तो उसकी रेंज कम रह जाएगी। ओशनिक क्रस्ट की जो एवरेज है वो 5 किलोमीटर तक बता रहे हैं, एंड कॉन्टिनेंटल की अराउंड 30 किलोमीटर तक बता रहे हैं। तो कॉन्टिनेंटल का जो क्रस्ट है वो थोड़ा थिकर है इन मेजर माउंटेन सिस्टम। जो माउंटेन जैसे हिमालयाज़ हो गए एंड ऑल, उसमें हमारा जो क्रस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। 30 किलोमीटर से हट के 70 किलोमीटर तक थिक होने के चांस। फिर एक क्वेश्चन स्टैटिक का कभी कभी एग्जाम से पूछते हैं कि क्रस्ट किससे बना होगा। क्रस्ट हमारा सिलिका एंड एल्यूमिना के बना हुआ है, ऐसे आता है ऑप्शन SiAl। तो सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम कह सकते हैं या सिलिका एंड एल्यूमिना कह सकते हैं, इससे हमारा क्रस्ट बना हुआ है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं मेंटल के बारे में। मेंटल में सबसे पहले जान लेते हैं मोहस डिसकॉन्टिन्यूटी। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है। मोहस डिसकॉन्टिन्यूटी इज़ द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। जो क्रस्ट एंड मेंटल को डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं मोहस डिसकॉन्टिन्यूटी। अब मेंटल के बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं। द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट कॉल्ड मेंटल।
क्रस्ट के बाद जो इंटीरियर में हमारा चीज़ आएगा उसे हम मेंटल बोलेंगे। मोहोस डिसकॉन्टीन्यूटी मतलब बाउंड्री से लेके 2900 किलोमीटर तक हमारा मेंटल चल रहा है। जो अपर पोर्शन है मेंटल का उसे हम कहते हैं एस्थीनोस्फीयर। ठीक है, मेंटल जैसे यहाँ पे क्रस्ट ख़त्म हो गया, फिर यहाँ तक मेंटल चलेगा, तो जो ये एरिया है अपर वाला मेंटल, इसको हम बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर। ठीक है, एस्थीनोस्फीयर मतलब है थोड़ा वीक, थोड़ा कमजोर। यहाँ पे फ्लूइड पाए जाते हैं, मतलब लिक्विड पाए जाते हैं। आपका मैग्मा बोल गया ना, उसका मैग्मा यहीं पे पाया जाता है एस्थीनोस्फीयर में। ठीक है, इट इज़ कंसीडर्ड एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। जो एस्थीनोस्फीयर है वो 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर रहा है। तो जो बाकी का बचा हमारा मेंटल वो कितना बच गया, 2500 किलोमीटर। टोटल हमें बता रखा है 2900 किलोमीटर है मेंटल। 2900 किलोमीटर से अगर 400 हम एस्थीनोस्फीयर को दे दें तो एस्थीनोस्फीयर से बाकी का मेंटल, जो मिडल मेंटल या लोअर मेंटल बचा, वो 2500 किलोमीटर का बचा। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। मैंने कहा ना, यहाँ से जो वोल्केनोज निकलते हैं वो यहीं से निकलते हैं। मैग्मा हमारा एस्थीनोस्फीयर में ही पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये बता रखा है कि ये हमारा मेंटल है। मेंटल में जो अपर की लेयर है ये हमारी एस्थीनोस्फीयर है, ये वाली, ये एस्थीनोस्फीयर है, बाकी का नीचे मेंटल है। ठीक है, उसके बाद हमारा कोर आता है। कोर में लिक्विड्स ऊपर है, देन लास्ट में सॉलिड है, फिर ऊपर हमारा लिथोस्फीयर है, क्रस्ट है। ठीक है, ये चीज़ है। फिर मेंटल की जो डेंसिटी बताई जाती है वो 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बताई जाती है। तो यहाँ से वोल्केनिक इरप्शंस निकलती है बिकॉज मैग्मा को एस्थीनोस्फीयर कैरी करता है। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर हमारा क्या बनाता है, लिथोस्फीयर हमें कैसे बनता है लिथोस्फीयर, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। ठीक है, एस्थीनोस्फीयर को भी डाल लो, फिर एक लेयर और डाल लो, उसको डाल के हमारा लिथोस्फीयर बनता है। इट थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 10 से 200 किलोमीटर तक। जो लिथोस्फीयर की रेंज है वो 10 से लेके 200 किलोमीटर तक चलती है। द लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एस्थीनोस्फीयर, इट इज़ इन सॉलिड स्टेट। एस्थीनोस जैसे बताया था, एस्थीनोस्फीयर मोस्टली फ्लूइड को रखता है, मोस्टली लिक्विड को। उसके बाद जितना भी है वो हमारा सारा सॉलिड है। ठीक है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कोर, जो लास्ट है हमारी अर्थ के लास्ट में जो कोर पाया जाता है। अभी तो इनर कोर का, इनर एंड इनर मोस्ट कोर का भी बताते हैं कि एग्जिस्ट करता है। न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है कि इनर कोर एंड इनर मोस्ट कोर के ऊपर रिसर्च चल रही है। अभी एनसीईआरटी उस लेवल तक नहीं गया, पर एज ए डिफेंस एस्पिरेंट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस कि कोर के आगे की चीज़ें भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो कोर की डेंसिटी है हमारी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सबसे ज़्यादा, बिकॉज ये सिर्फ मोस्टली सॉलिड के ऊपर है और ये निकल एंड आयरन से बना हुआ है, इसलिए इसको नाइफ लेयर बोला जाता है। ये देखो, ये नाइफ लेयर। ठीक है, बिल्कुल अगर अर्थ के सेंटर पे कभी हम पहुंच जाएं, अभी तक तो पहुंचे नहीं, तो उसकी डेंसिटी को अनुमान किया जाता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं एक बार। द कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड डेप्थ ऑफ 29। जैसे क्रस्ट आया, फिर मेंटल आया, फिर कोर आया। जो मेंटल एंड कोर की जो बाउंड्री है वो फ्रॉम सरफेस 2900 किलोमीटर के ऊपर है। द आउटर कोर इज़ इन लिक्विड स्टेट। आउटर जो कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, वाइल इनर कोर इज़ इन सॉलिड स्टेट। द कोर इज़ मेड अप ऑफ वेरी हार्ड मटेरियल मोस्टली कॉन्स्टिट्यूटेड निकल एंड आयरन। ये आपको याद रखना। जैसे क्रस्ट का हमने पढ़ा कि क्रस्ट में सिलिका एंड एल्यूमिनियम है, वैसे ही कोर में आप याद रखोगे इसमें निकल एंड आयरन है, इसलिए इसको नाइफ लेयर बोला जाता है। ठीक है, फिर ग्राफ भी हमें बता रहा है कि कोर का अपर पार्ट जो है वो लिक्विड है एंड लोअर जो हमारा अर्थ का सेंटर में हम पहुंच जाते हैं वो सॉलिड है। आगे चलते हैं, अभी बारी आ जाएगी वोल्केनोस की। सबसे पहले वोल्केनो के कुछ बेसिक पार्ट्स देख लेते हैं। जब ये जो वोल्केनो जो हमारा लावा निकालता है, लावा जब अंदर होता है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं, और जो मैग्मा जहाँ पे पड़ा होता है उसे मैग्मा चैम्बर कहते हैं। ये हमारा एस्थीनोस्फीयर है। मैग्मा हमारा मेन वेंट से बाहर निकलना शुरू करता है, ये हमारा मेन वेंट है, एंड साइमल्टेनियसली कई बार सेकेंडरी वेंट्स में भी निकलता है। जहाँ से निकलता है उसे हम क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, और जब बाहर निकल जाता है तब हम उसे लावा बोलते हैं। अंदर है तो मैग्मा बोलते हैं, बाहर है तो लावा बोलते हैं। जो ये है ये ऐश क्लाउड्स को शो कर रहा है। ठीक है, वोल्केनिक बोम्स एंड ऑल। फिर ये बता रहा है लेयर्स ऑफ ऐश एंड लावा, ये चीज़ें।
तो मेन चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये रखनी है कि जब अंदर है तो मैग्मा है, जब बाहर है तो लावा है, जहाँ से निकल रहा है उसे वेंट बोलते हैं, फिर जब ऊपरी सतह पे आ जाता है जहाँ से बाहर निकल जाएगा अब उसे क्रेटर बोलते हैं। ये मेन चीज़ें याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। A volcano is a place where gases, ashes और molten rock material lava escape to the ground। ठीक है, वो बता रहा है कि वोल्केनो वो जगह है जहाँ पे हमारी गैस, ऐश, मोल्टन रॉक्स या मैग्मा, लावा सरफेस पे आ जाए, ग्राउंड पे आ जाए। द लेयर बिलो द सॉलिड क्रस्ट इज मेंटल, इट हैज़ हायर डेंसिटी दैन दैट ऑफ क्रस्ट। द मेंटल कंटेन्स वीकर जोन कॉल्ड एस्थीनोस्फेयर। अभी पढ़ के आए एस्थीनोस्फेयर के बारे में कि जैसे जब क्रस्ट ख़त्म हो जाता है, मेंटल शुरू होता है, मेंटल के अपर मेंटल में हमारा एस्थीनोस्फेयर है। इट फॉर्म्स दिस दैट द मोल्टन रॉक मटेरियल फाइंड देयर वे टू द सरफेस। ये वीक है, मोस्टली लिक्विड से है। एस्थीनोस्फेयर की कॉन्स्टिट्यूट क्या है, लिक्विड्स है मोस्ट ऑफ। तो उस कारण से ये जो रॉक मटेरियल है हमारा मैग्मा है, ये सरफेस की तरफ भागने को शुरू करते हैं बिकॉज ऑफ द वीकर जोन ऑफ एस्थीनोस्फेयर। द मटीरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज़ कॉल्ड मैग्मा। जब वो अपर मेंटल मतलब एस्थीनोस्फेयर में पड़ा हुआ था तब उसे मैग्मा बोल रहे थे। वंस इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द क्रस्ट और रीचेज द सरफेस इट इज़ रेफर टू एज लावा। जैसे अभी बताया, फिगर को देखते दोबारा, जब अंदर है तो मैग्मा है, जब बाहर आ गया तो लावा है। ये पढ़ लेते हैं। द मटीरियल दैट रीचेज द ग्राउंड इंक्लूड्स लावा, pyroclastic debris, volcanic bombs, ash and dust and gases such as nitrogen compounds, sulfur compounds, minor amount of chlorine, hydrogen and argon। ये सब्सटेंस भी साथ ही निकलते हैं जब हमारा मैग्मा लावा बन के बाहर निकलता है। तो ये चीज़ें पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, वोल्केनिक बॉम्ब्स, डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, माइनर अमाउंट ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन, दीज थिंग्स एज वेल। अभी पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनो, जिस पे मेनली क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा शील्ड वोल्केनो है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन शील्ड वोल्केनोस पे आते हैं। तो कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये शील्ड वोल्केनो है। ठीक है, बसाल्ट ये कह रहा है कि बसाल्ट फ्लोज को छोड़ दे। बसाल्ट फ्लोज मतलब कि कोई वोल्केनो नहीं था, जस्ट डायरेक्टली लावा निकलना शुरू हो गया, ऐसा करके हर तरफ फैल गया, उसे बसाल्ट फ्लो बोलते हैं। उसको छोड़ दें तो शील्ड वोल्केनो हमारे लार्जेस्ट वोल्केनोज ऑन द अर्थ है। उसके बाद वो कह रहा है कि सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि शील्ड वोल्केनोज हमारे लार्जेस्ट वोल्केनोज ऑन अर्थ है। सेकंड हमें याद रखना है जो हवाई वोल्केनो है वो वन ऑफ द फेमस एग्जांपल है शील्ड वोल्केनोज की। ठीक है, जो हवाई वाला है वो वन ऑफ द फेमस एग्जांपल है शील्ड वोल्केनो की। उसके बाद क्या, दीज वोल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बसाल्ट, टाइप ऑफ लावा दैट इज़ वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड। ये सेकंड चीज़ है। ये सेकंड हमें शील्ड वोल्केनो पे याद रखना है, वो ये याद रखना है कि जो इसका लावा है वो मोस्टली क्या है, बसाल्ट से बना हुआ है और बहुत ज़्यादा पतला है, फ्लूइड है, वेरी फ्लूइड है। थर्ड हमें क्या याद रखना है कि दीज वोल्केनोज आर नॉट स्टीप। ये चीज़ इसे सर्कल कर लेना कि जो शील्ड वोल्केनोज है वो स्टीप नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा ढलान नहीं है उसकी, नॉर्मल छोटे हाइट के रहते हैं, ईजी फ्लो रहता है इनका। दे बिकम एक्सप्लोजिव इफ समहाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट। ये फोर्थ पॉइंट याद रखना है शील्ड वोल्केनो के ऊपर कि अगर वाटर इसके वेंट, जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा यार कि विच टाइप ऑफ वोल्केनो इज़ दिस, पहला पॉइंट दिया होगा कि वाटर व्हेन वाटर एंटर इनटू इट्स वेंट इट बिकम एक्सप्लोजिव। तो इतना पढ़ते हैं पता लग जाएगा कि शील्ड वोल्केनो की बात कर रहे हैं, बिकॉज शील्ड वोल्केनो के अंदर ही जब वाटर वेंट के अंदर जाएगा तो एक्सप्लोजिव हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर वाटर नहीं जाता है तो इसकी लो एक्सप्लोजिविटी है। फिर ये फाउंटेन, ये फिफ्थ पॉइंट हमें याद रखना है कि ये फाउंटेन बनाता है। जब ये लावा को बाहर फेंकता है तो ये फाउंटेन के रूप में फेंकता है, और जब लावा निकल रहा होता है तो ये सिंडर कोन बनाता है। सिंडर कोन एक अलग में अपनी तरफ से एक टाइप ऑफ वोल्केनो है। ठीक है, सिंडर कोन। अभी हम शील्ड वोल्केनो की फिगर देखेंगे। सबसे पहले चीज़ ये देखो कि एक फाउंटेन बना रहा है, जब वेंट से, यहाँ पे क्रेटर बोल सकते हैं इसे, वेंट हमारा ये है, इसे क्रेटर बोल सकते हैं। तो क्रेटर से जब निकल रहा है तो ये एक तरह से वो फाउंटेन की तरफ निकल रहा है। और इसकी स्टीप देखो, अगर स्टीप होता तो वोल्केनो ऐसा रहता और अच्छी ढलान से निकलता हमारा लावा, पर ये ऐसा नहीं है। इसमें लावा जो है नॉर्मल फ्लो करता है, ज़्यादा स्टीप नहीं है ये। ठीक है,
फिर एक चीज़ आप और जो याद रख सकते हो शील्ड वोल्केनो के लिए, वो है कि लेयर ऑफ द सॉलिडिफाइड लावा, कि इस वोल्केनो में, शील्ड वोल्केनो में हमें सॉलिडिफाइड लावास की लेयर देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिट, सेकेंड टाइप ऑफ वोल्केनो, कॉम्पोजिट वोल्केनो। जो ये 5 पॉइंट लिखे हैं हमने फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ शील्ड वोल्केनो, इसको बार बार रिवाइज कर लेना ताकि आप पहचान सको किस वोल्केनो की बात हो रही है। ये भी बोल सकते हैं कि कौन सा बाद में सिंडर कौन, कौन सा वोल्केनो सिंडर कौन बनाता है, या फिर इवेंचुअली डेवलप होता है सिंडर कौन वोल्केनो में, तो वो शील्ड वोल्केनो है। सेकेंड टाइप ऑफ वोल्केनोज हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिट वोल्केनो। ये है कूलर एंड मोर विस्कस लावास देन बसाल्ट। बसाल्ट क्या था, बहुत पतला था, तो शील्ड वोल्केनोज में बसाल्ट फ्लो हो रहा था, बहुत पतला था, इसमें थोड़ा विस्कस है, थोड़ा थिक है और ठंडा है। अलोंग विद लावा लार्ज, तो एक पॉइंट तो इसमें ये याद करने वाला हो गया इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कि मोर विस्कस एंड ठंडा है। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ प्रायोक्लास्टिक मटेरियल एंड एशेज फाइंड देयर वे ऑन द ग्राउंड, ये सेकंड पॉइंट हो गया कि इसमें प्रायोक्लास्टिक मटेरियल भी निकलता है। थर्ड, दिस मटेरियल कम्युलेट्स इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट ओपनिंग लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स। ये जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल है या एशेज है, ये वेंट में अकम्युलेट्स होने शुरू हो जाते हैं, जिस कारण फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स होती हैं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, किस वोल्केनो में फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स होती हैं, तो वो कॉम्पोजिट वोल्केनो में होती हैं। दिस मेक्स द माउंट अपीयर एज कॉम्पोजिट वोल्केनोस। ठीक है, अभी कॉम्पोजिट वोल्केनो की फिगर देखते हैं। ये हमारी है कॉम्पोजिट वोल्केनो। तो ये दिखा रहा है कि इसमें प्रायोक्लास्टिक लेयर्स बन जाती हैं, जैसे ये लेयर बन गई है ना, तो लेयर्स किससे हम पहचान रखेंगे, कॉम्पोजिट वोल्केनो की। सेकेंड, सेंट्रल वेंट फिलिंग फ्रॉम प्रीवियस इरप्शंस। तो कुछ इसमें ज़्यादा याद रखने के लिए ये याद रख सकते हो कि इसमें प्रायोक्लास्टिक लेयर्स बन जाती हैं और इसमें थोड़ी स्टीपनेस रहती है, कि जैसे ये जो वोल्केनो है थोड़े सीधे रहते हैं और तेज़ी से लावा नीचे गिरता है। ठीक है, दैट्स ऑल। फिर है कैल्डेरा। जैसे हमने पढ़ा था कि वोल्केनो जहाँ से निकलता है वो उसे हम बोलते हैं क्रेटर, पर एक और तरह का वोल्केनो होता है जिसमें ये बना देता है कैल्डेरा। मतलब क्रेटर होता है छोटा, कैल्डेरा होता है बड़ा, अभी फिगर देखेंगे। तो ये भी एक तरह के वोल्केनोज हैं। और फिर मोस्टली क्या पाया जाता है कि जब ये वोल्केनो ठंडे पड़ते हैं तो जो ये कैल्डेरा बना है मोटा, इसमें वाटर आ जाता है, इसमें पोंड बन जाते हैं, पोंड। ठीक है, ये पढ़ते हैं। दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑन द अर्थ वोल्केनोज। ठीक है, कैल्डेरा हमारे मोस्ट एक्सप्लोजिव है। ये इतने ज़्यादा एक्सप्लोजिव है कि जब ये निकल रहे होते हैं तो ये खुद पे कोलैप्स कर जाते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है, टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ रेदर देन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर। जैसे वोल्केनो ऐसा बनता है, ऐसा नहीं बनाते, ये ऐसा कर लेते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, आप बड़ा सा कैल्डेरा बना देते हैं। ठीक है, द कोलैप्स डिप्रेशन आर कॉल्ड कैल्डेरा। जो कोलैप्स्ड हो गया, जो डिप्रेशन बन गई, तो डिप्रेशन आपको बताया कि ऐसे बड़ी डिप्रेशन बना देते हैं ये, जहाँ पे फिर पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे कैल्डेरा बोलते हैं। देयर एक्सप्लोसिवनेस इंडिकेट्स दैट मैग्मा चैम्बर सप्लाइंग द लावा इज़ नॉट ओनली ह्यूज बट आल्सो इन क्लोज विजिनिटी। इतने ज़्यादा एक्सप्लोसिव होने का कारण हमें बताता है कि जो ये पॉइंट इसका ज़्यादा है कि इससे आइडेंटिफिकेशन होगी। एक तो इसका आइडेंटिफिकेशन आप करोगे कि ये मोस्ट एक्सप्लोसिव है, सेकंड आप इसकी आइडेंटिफिकेशन करोगे इसका जो मैग्मा चैम्बर है वो ज़्यादा दूर नहीं है इससे। एक तो वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, मतलब ह्यूज है, बहुत ज़्यादा है। सेकंड, वो उसके पास ही है, पास होने के कारण से क्या है, वो कोलैप्स कर जाता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। अभी कैल्डेरा की फ़ोटो देखते हैं। तो ये था हमारा क्रेटर। ठीक है, ये है हमारा कैल्डेरा। देखो थोड़ा पानी इकट्ठा हो गया, पोंड जैसा बना दिया। क्रेटर छोटा सा होता है, उसी से लावा निकलता रहता है, पर कैल्डेरा हमारा बड़ा होता है क्योंकि कोलैप्स कर जाता है ये। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। और इसमें देखो कितना दूर था हमारा मैग्मा, यहाँ पे था मैग्मा और यहाँ पे बिल्कुल पास में रहता है, जिस कारण से एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है और कोलैप्स कर जाता है ये। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। हमारा सेकंड लास्ट टाइप ऑफ वोल्केनोस, ये फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, जो सबसे पहले हमने शील्ड वोल्केनो के एग्जांपल में पढ़ा था कि इसमें क्या रहता है, आउटपोर हैविली फ्लूड लावा डैट फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। लावा निकलना शुरू होता है, बहुत दूर तक फैल जाता है। सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड बाय 1000 स्क्वायर किलोमीटर थिक बसाल्ट लावा फ्लोज। आज के समय पे जहाँ पे हम रह रहे हैं, हो सकता है पुराने समय में वहाँ पे बसाल्ट का फ्लो हुआ हो और वो जम गया, थिक हो गया, जिस कारण से वहाँ पे भी हैबिटेट पॉसिबल है। थिकनेस ऑफ
मोर देन 50 मीटर्स, की थिकनेस मोर देन 50 मीटर्स रहा करती थी। फिर एक एग्जांपल दे रखी है, ये एग्जांपल आपको क्वेश्चन में देगा और बताएगा कि किस तरह के वोल्केनोज या किस फ्लो से ये चीज़ डेवलप हुई। तो इसको पढ़ते हैं एग्जांपल को। द डेक्कन ट्रैप्स फ्रॉम इंडिया प्रेजेंटली कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र प्लेट्यू आर मच लार्जर फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। तो ये हमारा जो महाराष्ट्र प्लेट्यू है ये वन ऑफ द एग्जांपल है फ्लड बसाल्ट प्रोविंस की। फ़ोटो देखते हैं इसकी, ये है हमारा फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। नीचे से लावा आता है विदाउट फॉर्मिंग एनी टॉल वोल्केनो लाइक इरप्शन, सिर्फ लावा को ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस तक फैलाना शुरू कर देता है। ठीक है, इस तरह से। इसलिए ये सबसे इसका ऐसा बोल सकते हैं कि जो फ्लड बसाल्ट प्रोविंस है इसका लावा सबसे दूर तक फैलता है। फिर उसके बाद है मिड ओशनिक रिज वोल्केनोस। ये नाम से क्लियर हो रहा है जो वोल्केनोस जो ओशन के एरियाज़ में आएंगे। वोल्केनोस अकर इन ओशन एरियाज। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रिज एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट इरप्शन। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो कि किस टाइप्स ऑफ वोल्केनो का सेंट्रल पोर्शन जो है वो फ्रीक्वेंट इरप्शंस दिखाता है। तो वो हमारे ओशन रिज वोल्केनोस है जो फ्रीक्वेंट इरप्शंस दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा कि विच टाइप ऑफ वोल्केनोस सेंट्रल पोर्शन एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट इरप्शंस। तो हम लिखेंगे मिड ओशन रिज वोल्केनोस या ओशन रिज वोल्केनोस। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, 36 मिनट की क्लास अभी हो चुकी है, तो जस्ट ट्राई टू रैप इट अप एज सुन एज पॉसिबल। तो इसमें हम अभी पढ़ेंगे वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स के बारे में। ये जो लिख रखा है आउटसाइड इनसाइड, इसे बाद में देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द लावा दैट इज़ रिलीज ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस ऑन कूलिंग डेवलप इनटू इग्निशियस रॉक। क्लियर है, जो मैग्मा जो लावा बन के बाहर आता है उसको वो जब ठंडा हो जाता है तो इग्निशियस रॉक बनाता है। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, द कूलिंग में टेक प्लेस आइदर ऑन द रीचिंग ऑफ द सरफेस और आल्सो वाइल द लावा स्टिल इन द क्रस्टल पोर्शन। हो सकता है जो लावा, दो तरह की कूलिंग होती है। जो पहले मैग्मा था, यहाँ पे मैग्मा था, मैग्मा लावा बन के निकला, यहाँ पे लावा आया। लावा बाहर ठंडा हो सकता है या फिर अंदर भी ठंडा हो सकता है, यहाँ पे भी ठंडा हो सकता है। तो कूलिंग दोनों जगह पे हो सकती है। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ द लावा इग्निशियस रॉक आर क्लासिफाइड एज वोल्केनिक रॉक्स कूलिंग एट द सरफेस, प्लूटोनिक रॉक कूलिंग इन द क्रस्ट। अगर तो बीच में ठंडा हो गया, अगर तो जो हमारा मैग्मा लावा बन के बाहर निकल रहा था वो बीच में कहीं ठंडा हो गया तो उसे बोलेंगे हम प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक इग्निशियस रॉक बोल सकते हैं। अगर बाहर आके ठंडा हुआ तो उसे बोलेंगे वोल्केनिक इग्निशियस रॉक। ठीक है, इसी तरह मैंने लिखा है कि अगर बाहर निकल आया हमारा लावा, बाहर आके ठंडा हुआ तो बनाएगा वोल्केनिक इग्निशियस रॉक। अगर अंदर ही ठंडा हो गया तो अंदर ठंडा होने पे वो बनाएगा प्लूटोनिक इग्निशियस रॉक। और जो हमारी इंट्रूसिव फॉर्म्स हैं, वो इंट्रूसिव फॉर्म्स कौन बनाता है? वो यही बनाता है, हमारे प्लूटोनिक रॉक्स बनाते हैं। हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रूसिव फॉर्म्स अब पढ़ेंगे इसमें, मतलब 5 से 6 इंट्रूसिव फॉर्म्स है। उसमें कुछ 2-3 मेन है, उसे अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी को भी ध्यान में रखेंगे। पर इतना समझ आ गया आपको कि जब लावा बाहर आ जाएगा, बाहर आके ठंडा होगा तो वो बनाएगा वोल्केनिक इग्निशियस रॉक। और अगर लावा अंदर ही ठंडा हो गया, क्रेटर के पास ठंडा हो गया या वेंट में ठंडा हो गया तो वो बनाएगा प्लूटोनिक इग्निशियस रॉक। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रस्टल पोर्शंस अज्यूम्स डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे बताया, जो लावा जो हमारा अंदर ही ठंडा हो गया वो डिफरेंट फॉर्म्स ले लेता है, एंड उन डिफरेंट फॉर्म्स को हम बोलते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स। और उन इंट्रूसिव फॉर्म्स के बारे में हम अब पढ़ेंगे। चलते हैं, ठीक है। सो हम अभी पढ़ रहे हैं इग्निशियस प्लूटोनिक रॉक इंट्रूसिव फॉर्म्स। सबसे पहली इंट्रूसिव फॉर्म्स है हमारी बैथोलिथ्स। बैथोलिथ्स होती हैं डीपर डेप्थ ऑफ क्रस्ट। यहाँ मैग्मा था, यहाँ हमारा वोल्केनो था, तो वो कहीं नीचे ही ठंडा हो गया। नीचे ही ठंडा होने को हम बोलेंगे, उस लैंड फॉर्म को हम बोलेंगे, इंट्रूसिव फॉर्म को हम बोलेंगे बैथोलिथ। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स, ये लार्ज डोम्स की फॉर्म में होता है। दे अपीयर ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर डेनुडेशनल प्रोसेस रिमूव द ओवरलाइंग मटीरियल। ये सरफेस में तभी आएंगे जब ऊपर का जो मटीरियल है वो डेनुडेशनल से विद पैसेज ऑफ टाइम खुद ब खुद हट जाए, फिर ये हमारा सरफेस पे आएगा, अनलेस एंड अनटिल नीचे ही रहेगा।
दे कवर लार्ज एरियाज एट टाइम्स अज्यूम्स डेप्थ मे बी सेवरल किलोमीटर। ये बहुत बड़े होते हैं बैथोलिथ्स, काफ़ी लार्ज एरिया कवर करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स अंदर होते हैं। ऐसा बोल सकते हैं मैग्मा बन के भी चले ही थे लावा बनने और वहीं पे ठंडे हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेनाइटिक बॉडीज भी इनको कहा जाता है। बैथोलिथ्स आर द कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर्स। ये देखो मैंने कहा था ना कि मैग्मा चैम्बर से अभी चले ही थे, मैग्मा चैम्बर से अभी चले ही थे लावा बनने और ठंडे हो गए, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसे कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर्स। बैथोलिथ्स को क्या बोल सकते हैं? कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर्स, कि मैग्मा से अभी चले ही थे हम वेंट की ओर कि बाहर निकलते और वैसे ही ठंडे हो गए, तो उसको नाम दे दिया कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर्स। फिर लैकोलिथ। लैकोलिथ मतलब लोकल से इसे कर सकते हो, ये बैथोलिथ से तो थोड़ा ऊपर होते हैं, ये भी नीचे ही होते हैं अनलेस एंड अनटिल, मतलब जैसे मान लो बैथोलिथ हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, ये बैथोलिथ को अज्यूम किया है, तो लैकोलिथ हमारे यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, ये भी डोम शेप्ड है। इसकी जो प्रॉपर्टी आप याद रखने वाली है वो ये है, कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक कॉन्ड्यूट फ्रॉम बिलो। ये पाइप लाइक कॉन्ड्यूट मतलब वेंट में आ जाता है, ये काफ़ी ऊपर आता है, बैथोलिथ से ऊपर आ जाता है वेंट में, फिर वहाँ पे आके ठंडा हो जाता है। इट रिजेंबल्स द सरफेस वोल्केनिक डोम्स ऑफ कंपोजिट वोल्केनो, ओनली दीज आर लोकेटेड एट डीपर डेप्थ। ठीक है, ये बता रहा है कि जो लैकोलिथ है वो वोल्केनिक डोम्स ऑफ कंपोजिट वोल्केनो से रिजेंबल करता है, बस इसकी डेप्थ थोड़ी कंपोजिट वोल्केनोस के वोल्केनिक डोम से ज़्यादा रहती है। इट कैन बी रिगार्डेड एज लोकलाइज सोर्स ऑफ लावा डेट फाइंड इट्स वे टू सरफेस। अब बताया ना, ये थोड़ा लोकल मान सकते हैं इसे, कि ये ऐसा रहता है कि ये कभी गर्म हो ठंडा हो गया और कभी से हीट मिले तो ये सरफेस पे आ सकता है विदाउट एनी डेनोडेशनल प्रोसेस। बैथोलिथ में क्या था, ऊपर के सरफेस की डेनोडेशन होगी तभी वो ऊपर आएगा, पर लैकोलिथ में क्या है कि वो सरफेस पे आ सकता है। फिर उसमें बता रखा है जो कर्नाटका प्लेट्यू है वो हमारा इसी लैकोलिथ एंड बैथोलिथ के ऊपर बेस्ड है। कर्नाटका प्लेट्यू विद डेमोल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स। ठीक है, ये आप एग्जांपल याद रख सकते हो उसकी, कि इंडिया में बैथोलिथ लैकोलिथ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कर्नाटका के डेमोल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स में। उसके बाद ये है 3 लैपोलिथ, फैकोलिथ एंड सिल्स। ठीक है, अभी जानते हैं हम लैपोलिथ, फैकोलिथ एंड सिल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक बेसिक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि लावा कमिंग आउट फ्रॉम वीक एरियाज ऑफ प्लेन। तो जो लावा है वो वीक एरियाज ऑफ प्लेन से बाहर आता है, जहाँ पे ज़्यादा सॉलिड होंगे या थोड़ा हार्ड सरफेस होगा वहाँ से तो आएगा नहीं। सो वीक एरियाज ऑफ द प्लेन से बाहर आता है, उसमें वो बोल रहा है इट डेवलप्स इनटू अ सॉसर शेप कॉनकेव टू द स्काई बॉडी इज़ कॉल्ड लैपोलिथ। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि जो लैपोलिथ है वो सॉसर शेप का होता है। सॉसर मतलब जो हमारे जिसमें जूस वगैरह पी लेते हैं उस शेप का होता है, सॉसर शेप का। एंड कॉनकेव टू द स्काई ऑफ बॉडी, और स्काई के लिए वो कॉनकेव शेप में रहता है इस तरह से। तो लैपोलिथ के लिए इतना याद रखना है। सेकंड आप फिर याद रखोगे अपना, इस क्या नाम है सेकंड का, फैकोलिथ के लिए अ वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स एट टाइम्स इज़ फाउंड एट बेस ऑफ सिनक्लाइंस or the top of the anticline in folded igneous country. Such wavy materials have a definite conduit to source beneath in the form of magma chambers subsequently develops as batholith. These are called phacolites. ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि जो वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स है, वेवी मतलब हैवी बोल सकते हैं उसे, जो वेवी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स है वो बेस ऑफ द सिनक्लाइंस या टॉप ऑफ द एंटीक्लाइन में इग्निशियस कंट्री में पाए जाते हैं। एंड सच वेवी मटीरियल्स हैव ए डेफिनेट कॉन्ड्यूट टू सोर्स बीनीथ इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा चैम्बर्स। तो ये कहीं ना कहीं इनकी डेप्थ को कंपेयर किया गया है बैथोलिथ की डेप्थ के साथ, कि मैग्मा चैम्बर से थोड़े ऊपर रहते हैं, पर नाम अलग इसलिए दिया गया है बिकॉज ये सिनक्लाइंस एंड एंटीक्लाइंस वेवी मास से बने हुए इंट्रूसिव रॉक्स हैं। लास्ट है हमारा सिल्स। The near the horizontal bodies of the intrusive igneous rocks are called sill और sheet। जो नियर मतलब बहुत ऊपर आके ठंडी हो जाती है उसे हम सिल या फिर शीट कहते हैं। जो पतली हैं उसे शीट कहते हैं, जो थोड़ी थिक हैं उसे सिल कहते हैं। ठीक है, ये आपको इसके लिए याद रखना है, सिल्स एंड शीट के लिए। ये तो बहुत सिल्स एंड शीट तो बहुत आसान था कि जो बहुत ऊपर आके ठंडे होते हैं इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, उसको हम सिल या फिर शीट कहते हैं। जो बहुत पतली लेयर में ठंडे होते हैं उसे शीट कहते हैं, एंड जो थोड़ी थिक लेयर्स में ठंडे होते हैं उसे हम सिल कहते हैं। ठीक है, सो ये लास्ट इंट्रूसिव फॉर्म है हमारी डाइक्स।
when lava makes its way through the cracks and it fixtures developed in the land, the solidifies almost perpendicular to the ground. It gets cooled in the same position to develop a wall-like structure. Such structure are called dikes. ये जो डाइक्स है ये सरफेस पे आ जाते हैं, जैसे वोल्केनो से निकले सरफेस पे आए और वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना के ठंडे हो जाते हैं। तो उन वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, डाइक्स बोलते हैं। ठीक है, सरफेस पे आ गए, लैंड पे आ गए, सरफेस पे आ गए और परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड ठंडे हो गए। परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड ठंडे हुए तो उससे क्या हुआ, वॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गई। उन वॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम डाइक्स बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल है हमारी वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया डेवलपमेंट ऑफ डेक्कन ट्रैप्स। तो ये है इसकी एग्जांपल। ठीक है, ये शीट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप उस चैनल को ज्वाइन करो। बहुत सही से कंटेंट उसमें मैं डालता रहता हूँ, जीएस करंट अफेयर्स के क्विज़। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मतलब आप डेडिकेटेड स्टूडेंट, आप पढ़ना चाह रहे हैं। और सो ज्वाइन करो टेलीग्राम को, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर ये पूछा है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, हमने पढ़ा था सरफेस वेव मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है। फिर उसने पूछा है कि हमें इंटीरियर के बारे में, अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, तो अर्थ के एक वेव से मिलती है। फिर उसने पूछा है वोल्केनिक इरप्शन कोज डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन, तो वो था हमारा फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। उसने हमारा डेक्कन ट्रैप महाराष्ट्र वाला एरिया, कर्नाटका वाला एरिया बनाया। फिर उसने पूछा है लिथोस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फेयर हमारा होता है क्रस्ट एंड अपर मेंटल, हमारा लिथोस्फेयर बनाती है। So that's all for this class. If this class even helps you 1%, please subscribe the channel and share it with your friends. मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में ज्योग्राफी की क्लास 3 में अगला चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए बाकी वीडियोस देखो। जस्ट ग्रेट कंटेंट ऑन जीएस, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी को लास्ट मंथ में कवर करेंगे सीडीएस के। इट्स जस्ट ऑन द वे, दिस चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू ग्रेटली। सो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।